मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन 20 साल की उम्र में ही विधवा हो गई थी। मैं अकेले बहुत बड़े बंगले में रहती थी। फिर अचानक मेरे घर पर एक नौकर आया। मैंने नौकर की नीयत देखने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो एक शरीफ औरत नहीं पहनती है। फिर एक रात मेरे नौकर ने मेरी चादर उतारकर मेरे साथ, मेरा नाम मायरा है और मैं बहुत ही खूबसूरत थी। जो मुझे देखता मेरा दीवाना हो जाता था। मेरी खूबसूरती के चर्चे सारे खानदान में होते थे। जो भी आदमी एक दफ़ा मुझे देखता तो वह पलकें झपकाना भूल जाता था। लेकिन किस्मत के मामले में मैं बहुत ही बदनसीब साबित हुई थी। मैं घर से निकलती तो सारे आदमी की नज़र मुझ पर जमी होती। मेरी इसी हुस्न और खूबसूरती की वजह से मेरे माता पिता को मेरी फ़िक्र सताने लगी। मेरे माँ बाप वैसे भी जल्दी से जल्दी मेरी शादी करके अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहते थे। दरअसल मेरा ताल्लुक़ एक बहुत अच्छी फैमिली से था। मेरे पापा ने अपने दोस्त के बेटे विराज से मेरा रिश्ता तय कर दिया और 17 साल की उम्र में ही मेरी शादी कर दी। शादी के बाद मैं अपने पति के बड़े से बंगले में चली आई। मेरा पति भी बहुत हैंडसम था। हम दोनों एक साथ खड़े होते तो लोगों की नज़रें हम पर जाती तो हर कोई हमारी जोड़ी की खूब तारीफ़ करते और मैं सुनकर खुशी से पागल हो जाती कि भगवान ने मेरे हिस्से में सारी खुशियाँ लिख दी हैं। अपने माँ बाप के घर पर मैं तन्हाई का शिकार रही थी, मगर अब मुझे विराज की मोहब्बत ने मुकम्मल कर दिया था। लेकिन मैं भूल गई थी कि आजमाइश भी ज़िंदगी का हिस्सा है। मेरी शादी को 3 साल होने वाले थे, लेकिन भगवान ने हमें औलाद की खुशियों से दूर रखा था। मेरे सास ससुर हर वक्त औलाद की ख्वाहिश करते और मेरी सास के व्यवहार में काफ़ी हद तक बदलाव भी आ गया था। उनका हर वक्त यही तमन्ना रहता था कि कब मैं उन्हें खुशखबरी सुनाऊं और वह खुशी से झूम उठे। लेकिन वह सब मेरे हाथ में नहीं था। औलाद तो कुदरत की तरफ से अदा की जाती है। हर तरह के इलाज के बावजूद भी जब हमारी गोद में कोई खुशी नहीं आई तो मेरी सास ने विराज को दूसरी शादी करने को कहा। विराज मुझसे सच्ची मोहब्बत करते थे, इसलिए पहले तो उन्होंने अपनी माँ को साफ साफ इनकार कर दिया, लेकिन रोज़ रोज़ की बढ़ती हुई दबाव की वजह से वह मुझे लेकर एक दूसरे बंगले में शिफ्ट हो गए। मुझे लगता था कि शायद अब ज़िंदगी में कुछ सुकून आ जाएगा, लेकिन मेरी यह सोच कुछ ही दिनों बाद गलत साबित हुई। एक दिन विराज ऑफिस से घर लौट रहे थे और गाड़ी के ब्रेक फेल होने की वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वह इस दुनिया से चले गए। 20 साल की भरी जवानी में ही मैं विधवा हो गई। इतने बड़े बंगले में मैं अकेले कैसे गुजारती, यही सोचकर मैंने कुछ दिन गुजारे और फिर अपने माँ बाप के घर चली गई। फिर कहते हैं ना, शादी होने के बाद बेटियां पराई हो जाती है। बिल्कुल सच ही कहते हैं। इन कुछ महीनों में ही मेरी भाभीयों ने मुझे ताना देना शुरू कर दिया। उनके लिए मैं सिर्फ बोझ के सिवा और कुछ नहीं थी। अपने खानदान के अजीब अजीब लड़कों के रिश्ते वह मेरे लिए लाने लगी। अभी तो मैं विराज की मौत के गम से बाहर भी नहीं आई थी, तो दूसरी शादी के बारे में मैं कैसे सोच सकती थी। मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि ये लोग मुझे चंद दिनों से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, जबकि मेरे यहाँ रहने से उन्हें कोई तकलीफ़ भी नहीं पहुँच रही थी। उनके रवैये को देखते हुए मैंने फ़ैसला किया कि मैं विराज के बंगले में वापस चली जाऊंगी। तन्हा ज़िंदगी गुजारना इन लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है, जो मेरे मुंह पर तो बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरे पीठ पीछे सिर्फ अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते थे। मैं अपनी माँ के घर से वापस अपने बंगले में आ गई। विराज का बिजनेस पापा ने संभाला हुआ था। खर्चे की रकम मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होने लगे थे। मैं शुरू से ही नाजों में पली बड़ी थी, इसलिए कामकाज की तो मुझे आदत ही नहीं थी। हमेशा नौकर चाकर मेरे आगे पीछे रहते थे, लेकिन इतने दिन बंगला बंद होने की वजह से सारे नौकर
काम छोड़कर चले गए थे, लेकिन मेरी एक पुरानी नौकरानी मेरे साथ चली आई थी, लेकिन वह बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। उसने मुझसे छुट्टी की रिक्वेस्ट की तो मैं परेशान हो गई, क्योंकि उसके बगैर मैं बिल्कुल भी गुजारा नहीं कर सकती थी। वह कहने लगी, मैं गांव जाऊंगी तो वहां से अपने भाई को भेज दूंगी। वह आपके सारे कामकाज कर देगा और आपका बहुत ख्याल भी रखेगा। मैंने उससे कहा कि पहले अपने भाई को बुला लो, फिर गांव चली जाना, ताकि उसे भी काम बता सको। वह फौरन मान गई और उसने अपने भाई को गांव से बुला लिया। उसका भाई एक 19 साल का जवान लड़का था, जिसे देखकर मैं चौंक गई थी। मुझे तो लगा कि होगा कोई 14-15 साल का बच्चा, लेकिन यह तो अच्छा खासा जवान लड़का था। मेरी नौकरानी ने उसे घर का सारा काम समझा दिया था। वह लड़का बहुत ही भला था, बहुत तेजी से हाथ चलाकर सारे कामकाज कर रहा था। 2 दिन में उसकी बहन ने उसको सारा काम समझा दिया और उसके बाद वह मुझसे कुछ महीनों की छुट्टी लेकर गांव चली गई। दरअसल उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी थी और शायद अब कभी दोबारा वापस नहीं आने वाली थी। मेरी नौकरानी चली गई थी और उसका भाई सर्वेंट वाले रूम में ही रहने लगा। ज़्यादा लोग नहीं थे, इसलिए मैं ज़्यादा नौकर की झंझट भी पालना नहीं चाहती थी। नौकरानी के भाई का नाम मोहन था। अगली सुबह मोहन नाश्ता लेकर कमरे के दरवाजे पर मौजूद हुआ। मैं रोज़ाना सुबह 9 बजे नाश्ता करती थी। मैंने उसे कमरे के अंदर ही बुला लिया। मैं अभी तक नाइट ड्रेस में ही थी और बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसे देखकर उठकर बैठ गई। वह मेरा नाश्ता साइड टेबल पर रखने के बाद सर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे मेरे अगले आदेश का इंतजार कर रहा हो। मैं खामोशी से उसकी तरफ देखने लगी। वह 19 साल का था, लेकिन शायद गांव के हालात ने उसे उससे ज़्यादा ही बड़ा कर दिया था। वह एक भरपूर और बहुत ही बड़ा आदमी नजर आता था। ना जाने क्यों अचानक ही मुझे उसकी मौजूदगी से घबराहट सी महसूस होने लगी थी। इतने बड़े बंगले में वह मेरे साथ अकेला था और दूर दूर तक कोई नहीं था। यह सोचकर ही मुझे खौफ आने लगा था कि मैं भी जवान हूँ और वैसे भी मेरी खूबसूरती पर तो बहुत से आदमी मरते थे। कहीं मोहन की नीयत बदल ना जाए। मैंने बिना सोचे समझे एक जवान लड़के को अपने पास रख लिया, जबकि मुझे इस बात का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक जवान लड़की हूँ और इतने बड़े घर में तनहा हूँ। मैंने मोहन को दिन भर के ढेर सारे काम बता दिए थे और वह फौरन ही काम पर लग गया था, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में यही सवाल आ रहा था। मैंने सोचा था कि किसी भरोसेमंद नौकरानी का इंतजाम कर लूँगी और फिर मोहन को निकाल दूँगी। मुझे अपने घर से आए काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन मेरे घर से अब तक कोई मुझसे मिलने के लिए नहीं आया था। मेरे माँ बाप अपने पोते पोतियों में इस कदर मशरूफ़ थे कि शायद उन्हें मेरी तन्हाई का एहसास भी नहीं रहा था। ससुराल वाले तो पहले ही मुझे नापसंद करने लगे थे। उनके लिए मेरा होना ना होना बराबर ही था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि नई नौकरानी के लिए किससे कहूँ। और फिर इत्तेफाक से उसी दिन मेरी एक पुरानी दोस्त मुझसे मिलने के लिए चली आई, जो शादी के बाद दूसरे शहर में अपने पति के साथ रहती थी। अब छुट्टियों में वापस आई थी तो उसे मेरे विधवा होने की खबर मिली थी। मैं उसे गले लगकर बहुत ज़्यादा रोई। काफ़ी देर तक हम दोनों बातें करते रहे और फिर मैंने उसे बताया कि मैं अपने घर के कामकाज के लिए भरोसेमंद नौकरानी को ढूंढ रही हूँ। मोहन को देखकर वह कहने लगी, ये लड़का है तो सही और काम भी अच्छा कर रहा है, फिर तुम्हें क्या ज़रूरत है नई नौकरानी ढूंढने की। मैंने उसे अपने दिल में आने वाले सवालों के बारे में बताया तो कहने लगी, तुम भी क्या बेवकूफ़ी वाली बातें करती हो। खुद ही कह रही हो कि मोहन की बहन तुम्हारी वफादार नौकरानी है और मोहन भी बहुत शरीफ है, और फिर खुद ही परेशान भी हो रही हो। मेरी मानो तो नई नौकरानी की झंझट में ना ही पड़ो। आजकल की नौकरानी कोई काम की नहीं है। वह सिर्फ बेहिसाब छुट्टियां करती है
और दूसरी बात यह कि एक घर की खबर दूसरे घर में पहुंचा देती है। तुम तो वैसे ही अकेली रहती हो। अपनी दोस्त की बात सुनकर मैं और भी परेशान हो गई। ठीक ही तो कह रही थी। मोहन पर तो मैं फिर भी बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी, लेकिन बिल्कुल नई नौकरानी पर कैसे भरोसा कर सकती थी। जाते जाते वह कहने लगी कि अगर ऐसा ही है तो मोहन का टेस्ट ले लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसकी बात मुझे कुछ समझ आ गई थी। उसका मशवरा मुझे ठीक लगा था। मैंने सोचा कि मैं एक दफ़ा मोहन का टेस्ट लेती हूँ, और अगर वह पास हो जाता है तो मैं उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लूँगी, क्योंकि ना ही इस बंगले को छोड़ने का मेरा कोई इरादा था और ना ही दूसरी शादी करने का। वैसे भी मुझे इस बात पर यकीन आ गया था कि भगवान ने मेरी किस्मत में औलाद नहीं लिखी थी, तो फिर दूसरी शादी करके क्या हासिल हो जाता। इसलिए मैंने अकेले ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर लिया था, और मेरी इस वजह से मेरे माँ बाप मुझसे दूर हो गए थे। वह जल्दी जल्दी मेरी शादी कराना चाहते थे और दूसरी शादी के लिए दबाव डाल रहे थे। मैंने तो साफ साफ मना कर दिया था कि अब मेरी ज़िंदगी में किसी और मर्द की कोई जगह नहीं है। मैंने मोहन का इम्तिहान लेने का सोच लिया था। एक दिन शाम के वक्त मैंने जानबूझकर बहुत सारे पैसों से भरा हुआ बैग किचन में छोड़ दिया और खुद अपने घर से बाहर निकल गई थी। मैं देखना चाहती थी कि मोहन उस बैग के साथ क्या करेगा। कुछ देर बाद जब मैं घर वापस आई तो बैग वहाँ पर मौजूद नहीं था। मोहन भी मुझे घर पर नहीं नज़र आ रहा था। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। फिर मैं अपने कमरे में आई तो हैरान रह गई थी कि बैग मेरे कमरे में रखा हुआ था। जल्दी से मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें सारे के सारे पैसे वैसे ही मौजूद थे। एक लम्हे के लिए मुझे सुकून आया कि मोहन की नीयत पैसों पर खराब नहीं है, लेकिन दूसरे ही पल मुझे ख्याल आया कि हो सकता है उसे पता ही ना हो कि इसमें पैसे हैं। इसलिए मैंने दूसरी तरफ से उसका टेस्ट लेने का सोचा। रात होने से पहले मोहन सारे घर पर एक नज़र डालकर अपने रूम में सोने के लिए जाता था। मैंने जानबूझकर कुछ पैसे को उसके रूम की तरफ जाने वाले रास्ते पर गिरा दिया। मुझे यकीन था कि आज पैसे मोहन की नज़रों में ज़रूर आएंगे। मैं अपने कमरे में आकर सुकून से लेट गई थी। मुझे सुबह का इंतज़ार था। मैं देखना चाहती थी कि मोहन क्या करता है उस पैसे के साथ, लेकिन ये मेरी गलतफहमी साबित हुई। मुझे कमरे में आए हुए ज़्यादा देर अभी नहीं हुए थे कि कमरे का दरवाज़ा बजने लगा। मैं हैरान हो गई, लेकिन मोहन की आवाज़ सुनकर मैं उसे अंदर आने की इजाज़त दे दी। मोहन कमरे में आया और मेरे आगे पैसे रख दिया और कहा कि मेरे रूम के रास्ते पर पड़े थे। वह पैसे तकरीबन 2 लाख के बराबर थे। मैंने मोहन से कहा कि ये पैसे तुम रख सकते हो। मैं उसे उसके वफादारी का इनाम देना चाहती थी, लेकिन मोहन हाथ जोड़कर कहने लगा, मैडम जी, मैं मेहनत की कमाई खाता हूँ, इसलिए मैं इस पैसे को किसी भी कीमत पर नहीं रख सकता। वह खाली हाथ वापस चला गया और पैसे मेरे सामने ही रह गए। मेरा दिल इस बात पर राजी हो गया था कि मोहन की नीयत बिल्कुल साफ है और वह कभी भी मेरे किसी भी कीमती चीज़ को हाथ भी नहीं लगाएगा। अब सिर्फ एक ही चीज़ रह गई थी, वह थी हम दोनों के दरमियान की इज्जत। मैं अभी भी जवान थी और वह भी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। ऐसे में हमारा एक साथ बंगले में रहना ठीक नहीं था। यह बात मैं भी जानती थी, लेकिन मैं किसी गैर शख्स को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। और मोहन इस टेस्ट को पास करेगा तो हमेशा के लिए मेरा वफादार बन जाएगा। मैंने साड़ी पहनी और मेकअप कर लिया, जबकि विधवा होने के बाद से मैंने कभी इतना मेकअप नहीं किया था। मैंने एक नज़र शीशे पर डाली तो मैं कयामत ढा रही थी। मेरी नज़र अपने हुस्न पर टिक नहीं पा रही थी, तो मोहन कैसे मेरी खूबसूरती को बर्दाश्त कर सकता था। मैं पूरी तरह तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई और मोहन शाम की चाय लेकर आया तो मैंने उसे ज़बरदस्ती अपने सामने ही बैठा लिया और उसे उसके बारे में सवाल पूछने लगी। वह कभी कभी मुझे नज़र उठाकर देखता और फिर अपनी नज़र झुका लेता था। मुझे उसका अंदाज बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसने
एक दफ़ा भी नज़र भर के मुझे नहीं देखा था। मोहन मेरे हर सवाल का जवाब बहुत ही अच्छे ढंग से दे रहा था। ऐसा लगता था जैसे इज्जतदार और शर्माने वाला लड़का हो। सच तो यही था कि मैं मोहन के किरदार से बेफिक्र हो गई थी। वह एक बहुत ही अच्छा शख्स था, लेकिन मैं कुछ दिन और उसका टेस्ट लेना चाहती थी। इसलिए मैंने हर दिन नए नए कपड़े पहनना शुरू कर दिया और कभी मोहन को ड्राइंग रूम में अपने पास बिठा लेती तो कभी गार्डन में। एक दिन रात के वक्त मैं मोहन के रूम के पास पहुंच गई और उसे आवाज़ देकर बाहर बुलाया तो वह फौरन ही चला आया। मैं लाल रंग की नाइटी पहनी हुई थी। मुझे यकीन था आज वह मुझे एक नज़र भर के देखेगा, लेकिन वह आज भी सर झुकाए खड़ा था। मैंने मोहन से कहा, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे कॉफ़ी बनाकर दे दो। मोहन मेरे पीछे पीछे चला आया। मैं किचन के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। मेरे बाल पूरी तरह खुले हुए थे और मेरी नज़रें मोहन पर जमी हुई थी, लेकिन वह पूरी तरह से कॉफ़ी बनाने में लगा हुआ था। उसने कॉफ़ी बनाकर मेरे आगे रख दी और जिस तरह आया था उसी तरह वापस चला गया। उसके इस अंदाज ने मुझे पूरी तरह चौंका कर रख दिया था। वह किसी तरह मेरी खूबसूरती से नज़रें चुरा गया था। फिर मैंने सोचा कि शायद वह मेरा भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि आज तक मेरी ज़िंदगी में जितने भी आदमी आए उनकी नज़र मुझ पर पड़ती थी तो वो अपनी नज़रें झुकाना भूल जाते थे। एक शाम को मैंने ब्लैक कलर का खूबसूरत सा गाउन पहना और बालों को खोलकर पूरी तरह तैयार हो गई। मुझे इस बात पर यकीन आ चुका था कि मोहन मुझ पर नज़र डालेगा ही। फिर मैं बिस्तर पर लेट गई और मैंने जानबूझकर मोहन को कमरे में बुला लिया और वह सर झुकाए कमरे में आ गया था। मैंने उससे कहा, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मेरा सर दबा दो। मोहन अपने हाथों से मेरा सर दबाने लगा। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि बस आज ख़त्म हो गया है और अब मुझे आजमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मोहन कुछ ऐसा किया कि मेरे होश उड़ गए। वह पूरी तरह बेकाबू हो गया था और उसने मेरे पैरों के पास पड़ी चादर उठाकर मेरे वजूद पर डाल दिया और मुझसे दूर जाकर खड़ा हो गया और नज़रें झुकाकर कहने लगा, मैं शरीफ हूँ और खुद पर काबू भी रखता हूँ, लेकिन आपकी यह बात और यह कपड़े मुझे मेरे ईमान से भटका रहे हैं। आखिर मैं भी तो एक लड़का ही हूँ, लेकिन आज तक मैंने अपने किरदार को पूरी तरह बचा रखा है, पर अब यह मेरे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। मैं और आप इस बंगले में अकेले रहते हैं और अब मुझे महसूस होने लगा है कि जैसे हमारे दरमियान तीसरा शैतान आ चुका है। मुझे इस बात का डर है कि अभी तक तो मैं खुद पर काबू रखा हूँ, लेकिन कहीं किसी दिन मैं अपने आप पर काबू ना कर पाया और ऐसी हरकत ना कर बैठूं कि ज़िंदगी भर अपने आप से भी नज़र ना मिला सकूं। वह लंबा चौड़ा जवान मर्द मेरे आगे खड़ा आंसू बहा रहा था और मैं शर्मिंदगी की गहरी समंदर में जा रही थी। वह तो इज्जत से अपना काम कर रहा था, लेकिन मैं ही उसके साथ गलत हरकत करने लगी थी। ना जाने मैं उसका इम्तिहान ले रही थी या खुद को उसके आगे पेश कर रही थी। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। वह ठीक ही तो कह रहा था, अगर किसी कमज़ोर लम्हे में अपने आप पर काबू न रख पाया और मेरे साथ कुछ गलत कर बैठता तो मैं अपनी इज्जत भी गंवा बैठती और उसे गलत समझ लेती, जबकि गलती तो सरासर मेरी खुद की ही थी। वह वापस जाने की इजाज़त मांग रहा था तो मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिया। उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बस उसका इम्तिहान लेना चाहती थी, लेकिन खुद ही नाकाम हो गई। मैं उसके आगे खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। वह कहने लगा, मैडम आप बहुत खूबसूरत हो और जवान भी। आपको मेरे जैसे लड़के को नौकर रखने की बजाय किसी अच्छे और नेक दिल आदमी से शादी कर लेनी चाहिए। मैंने उसे बताया कि अब मेरा विश्वास रिश्ता और शादी से हट गया है, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ किसी रिश्ते और जज्बात की कोई हैसियत नहीं है। मोहन कहने लगा, आज नहीं तो कल आपको अपनी ज़िंदगी में
आगे बढ़ना ही है। मैं कुछ दिन आपके पास रहने के लिए राजी हूँ, लेकिन आप किसी दूसरे नौकर का इंतजाम कर लीजिए। मैंने अपने नादानी से एक वफादार नौकर को खो दिया था। मैं जान गई थी कि अब वह किसी भी सूरत में मेरे पास नहीं रहेगा। उसी दिन मोहन ने गांव की एक लड़की को मेरे पास नौकरानी बनाकर रख दिया था और वो खुद वहां से हमेशा के लिए चला गया। आज भी मैं जब मोहन को याद करती हूँ तो मेरी आंखें भीगने लगती है। आज के दौर में वह एक ऐसा नेक इंसान था जिसने कई बार मौका मिलने के बावजूद भी मुझे कभी बुरी नज़र से नहीं देखा। मैं अच्छी तरह से समझ गई कि हर रिश्ता आजमाने के लिए नहीं होता। कभी कभी हमारे आजमाने का तरीका दूसरे इंसान को हमसे दूर कर देता है। कुछ रिश्ते पर बिना आजमाए एतबार कर लेना चाहिए। मैं पहले ही दिन से जानती थी कि वह एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसे आजमाने के चक्कर में मैंने उसे खो दिया था। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।